कि भाई हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू z आई टी, ऐसा ही होता है। मास डिपोजिटेड इज इक्वल टू z आई टी, आई करंट t टाइम z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और इसका फॉर्मूला a अपॉन NF। यहां से फराडे का पहला लॉ था, इसके न्यूमेरिकल हमने देखे थे, करे भी थे। ए मास नंबर होता है, एन कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है, एफ फराड होता है, आई टी होता है। अच्छा, लेकिन 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 दिक्कत यहां पर आती है कि अगर हमें बोला जाए कि एक सेल नहीं है, 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल हैं ए बी सी, तीनों में अलग अलग रिएक्शन चल रही है और तीनों सीरीज में है, तो फ्रॉम फिजिक्स क्लास 10th हम ये बात जानते हैं, अगर तीनों सीरीज में है तो तीनों में करंट बिल्कुल सेम होगा, चार्ज बिल्कुल सेम जाएगा। तीनों सीरीज में है तो चार्ज बिल्कुल सेम जाएगा। तो जो मास होगा वो डिपेंड किस पे करेगा, जेड पे, क्योंकि करंट भी सेम जाएगा और टाइम भी सेम होगा। तो मास अगर 3 सेल सीरीज में है तो मास डिपेंड करता है ओनली ऑन जेड। किस पे करता है डिपेंड, जेड पे। और जेड का फॉर्मूला क्या होता है, ए बाय, इसमें भी एफ तो कांस्टेंट है कि नहीं है, तो मास किस पे डिपेंड करेगा, ए बाय एन, मास नंबर अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है। समझ रहे हो, अगर तीनों सेल सीरीज में होते हैं तो कितना मास डिपॉजिट होगा एनोड या कैथोड पर। हाँ जी, मास नंबर होता है कि कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16, जिसको आप एटॉमिक मास कहते हो। एटॉमिक मास को नियरेस्ट होल नंबर पे ले जाते हैं और उसे मास नंबर बोल देते हैं। एक एटम की 2 चीजें होती हैं, एटॉमिक नंबर, मास नंबर। मोलर मास भी कहते हो आप इसे। तो मोलर मास का आप होल नंबर कर दो, राउंड ऑफ कर दो, तो मास नंबर बन जाता है। तो कितना मास कैथोड या एनोड पे चिपकेगा वो डिपेंड करता है उस एटम का, एलिमेंट का, उस मेटल का मास नंबर अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है। क्योंकि चार्ज तो सेम है, करंट और टाइम तो सेम है, अगर सीरीज में है 3 सेल तो सही है। अब इस क्वेश्चन को आसानी से करने का तरीका क्या है, कह रहा है 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल हैं एबीसी कंटेनिंग ZnSO4 AgNO3 कॉपर SO4, ठीक है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, कर दिया कनेक्ट सीरीज में। A steady current 1.5 ampere was passed through them until 1.45 gram of silver gets deposited at the cathode of cell B. सेल A है, सेल B है और सेल C है, तीनों सीरीज में है, तो तीनों का A1 by N1, A2 by N2 और A3 by N3 सेम होगा। हाँ ना बोलो, अरे होगा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, क्यों सेम होगा, गजब हो तुम भी। तीनों में करंट और टाइम बिल्कुल, तीनों का करंट और टाइम बिल्कुल सेम होगा। इस पर कितना मास डिपॉजिट होगा M1, वो डिपेंड करेगा इसका मास नंबर अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन की लेन देन हो रही है। इस पर कितना मास डिपॉजिट होगा M2, वो डिपेंड करेगा इसका मास नंबर अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन की लेन देन हो रही है। इस पर कितना मास डिपॉजिट होगा M3, वो डिपेंड करेगा इसका मास नंबर अपॉन इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की लेन देन हो रही है। तो सारा खेल ये कितने इलेक्ट्रॉन की लेन देन हो रही है अपॉन जो चीज आप चिपका रहे हो, कॉपर, जिंक, इनका मास नंबर हम देख चुके हैं। M का फॉर्मूला होता है ZIT, क्या होता है ZIT। तो हम समझ गए हैं भाई कि I और T सीरीज में है ना, सीरीज में है तो चार्ज बिल्कुल सेम है, करंट और टाइम बिल्कुल सेम है, F फराड की वैल्यू वो भी सेम होगी तीनों के लिए। तो एग्जैक्टली जो मास इस पे चिपकेगा वो डिपेंड करेगा A1 by N1 पे, इस पे जो चिपकेगा वो डिपेंड करेगा A2 by N2 पे, जो इस पे चिपकेगा वो डिपेंड करेगा A3 by। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 सेल है, a steady current of इतने एम्पेयर was passed through them until इतने ग्राम ऑफ सिल्वर डिपोजिटेड एट द कैथोड। कैथोड पर कितना सिल्वर चिपका, पहला सेल कौन सा है, ZnSO4 वाला, लिख दिया ZnSO4, दूसरा AgNO3, तीसरा CuSO। अच्छा,
पहला पार्ट कह रहा है करंट कितने टाइम तक चला, दूसरा व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक वर डिपॉजिटेड। ठीक है, गिवन क्या है, 1.5 एम्पियर करंट पास करा, जो तीनों में से सेम करंट गया वो गया 1.5 एम्पियर। हमने कहा ठीक है, इसके बाद तब तक करंट पास किया जब तक 1.45 ग्राम सिल्वर ना चिपक जाए। तो सिल्वर कितना चिपका, सिल्वर का मास दे रखा है 1.45 ग्राम। हमें बिल्कुल अलग अलग करके समझना पड़ेगा क्वेश्चन को। बी वाले सेल के अंदर AgNO3 है और 1.5 एम्पियर करंट पास किया, तीनों में से सीरीज में सेम करंट गया, और 1.5 एम्पियर करंट तब तक पास किया जब तक इतने ग्राम सिल्वर ना चिपक जाए, इतने ग्राम सिल्वर ना चिपक जाए। तो सिल्वर का मास दे दिया उसने मुझे। अरे बोलो, किसका मास निकालना है मुझे? लास्ट पार्ट में पूछ रहा है ये बताओ इसी दौरान कितना कॉपर चिपका होगा और कितना जिंक चिपका होगा, है ना भैया। और पहले सबसे पहले पूछ रहा है ये बताओ करंट क्या है, क्या पूछ रहा है, टाइम क्या है, सॉरी टाइम 1.5, करंट क्या है ये पूछ रहा है कि करंट 1.5 है, टाइम कितना, टाइम कितना, टाइम 1 मिनट 2 मिनट 3 घंटे 4 घंटे, कितने घंटे में इतना सिल्वर डिपॉजिट हुआ। आप अगर इस क्वेश्चन को बिल्कुल इस फॉर्मूले को दिमाग में रख के करते हो, दिमाग में रख के, तो पूरे क्वेश्चन करने का तरीका बदल जाता है। मैं आपको ये A/N बता चुका हूं, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूं। और मुझे पता है मेरे को मजबूरी में ऑन स्क्रीन मार्किंग के हिसाब से पढ़ाना है आपको, तो एक एक स्टेप इंपॉर्टेंट है, कोई भी स्टेप हम मिस नहीं कर सकते। तो उसी के हिसाब से क्वेश्चन शुरू कैसे होगा, क्वेश्चन तो आपने समझ लिया, शुरू कैसे होगा। देखो सबसे पहले गिवन लिख दो, करंट चल रहा है 1.5 एम्पियर, पेन मत चलाना, टाइम निकालना है, और क्या दे रखा है, मास ऑफ Ag 1.45 ग्राम। ठीक है भाई, अब पूछा है कितना टाइम तक करंट पास हुआ। ठीक है भाई, अब एक बात बताओ, 3 सेल है, पहले सेल की बातचीत ZnSO4, जिंक तो भैया चिपक रहे होंगे यहां पे रॉड के ऊपर। दूसरा सेल AgSO4, AgNO3 है ना शायद। अगला अच्छा Zn+2 Ag और कॉपर, Zn से Zn+2 बन रहा है अगर, तो कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा होगा, 2, N = 2 लिख दिया, इधर 1 और इधर, सही है। ये Zn+2 में और ये जिंक के रूप में चिपकेगा, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। Ag+1 है, Ag के रूप में चिपकेगा, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कॉपर +2 है, कॉपर के रूप में चिपकेगा, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो तीनों के तीनों सेल सीरीज में है, तीनों में सेम करंट जा रहा है, एक रॉड ये रही, एक रॉड ये रही, 2 रॉड लगी हैं और तीनों में सेम करंट जा रहा है। सेम करंट। जानकारी बस इसकी दी है बीच वाले की, कि सिल्वर के बारे में बताया हमने, क्या पता है कि सिल्वर ना इतने ग्राम चिपका, ये बताओ करंट टाइम कितना लगा होगा। हमने कहा ठीक है भाई, मैं सिल्वर को उठाता हूं और इसी के नीचे सिल्वर के लिए M = ZIT लगा देता हूं। क्यों भैया, अरे भाई सिल्वर का मास पता है ना आपको, सिल्वर का मास पता है, तो मास ऑफ Ag आपको पता है, Z ओपन कैसे होता है, करंट की वैल्यू और टाइम हो जाएगा। सिल्वर का मोलर मास कितना, मास नंबर कितना होता है, सिल्वर 108 50-60 होगा, आयरन का होता है तो सिल्वर 108 होता है। और N क्या है सिल्वर के लिए, N क्या है 1, और मास कितना दिया है 1 पॉइंट, तमीज से वैल्यू पुटिंग करी, सिल्वर का मास नंबर, सिल्वर का N और F की वैल्यू into 1.5
इंटू टी। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में सिर्फ टी ही तो नहीं पता, बाकी सब तो पता है, तो टी तो आ जाएगा। यहां देखो, मैंने सिर्फ सिल्वर वाले सेल के लिए m इज इक्वल टू जेड लगाया और ये उम्मीद करी कि अब मैं टी निकाल लूंगा। z को ओपन कर दिया, a बाय एन एफ, आई 1.5, टी को टी रखा, मास नंबर 108, n की वैल्यू 1 सिल्वर के लिए और f की वैल्यू 9650 हो गया। नहीं हो जाएगा? करंट आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। भाई कैलकुलेशन है, बहुत धांसू कैलकुलेशन है, मान लिया, पर टाइम आ तो जाएगा। अगर मैं 9650 को ऊपर ले जाता हूं तो टाइम का फॉर्मूला बन जाएगा 96500 इंटू 1.45, 108 इंटू, ये टाइम आपका सेकंड्स में आ जाएगा। सेकंड्स में टाइम आ जाएगा, मिनट में करना होगा कर लेंगे, सेकंड में ही छोड़ देंगे। वरना भैया अगर इसकी वैल्यू मैंने सॉल्व नहीं करी तो क्वेश्चन ने जो बाकी मुझसे पूछा है कि कॉपर और जिंक कितना डिपॉजिट होगा, वो मैं निकाल ही नहीं पाऊंगा। अरे निकाल लोगे, उसकी टेंशन मत लो तुम। करंट निकालने की उसके लिए जरूरत नहीं है, टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। तुम टाइम यहां पे कैलकुलेट कर लेना आराम से, आंसर आ जाएगा सेकंड्स में। तुमने इस 4 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में 1.5 नंबर का हिस्सा कर दिया। अगले 1.5 नंबर में पूछ रहा है इतना ही करंट इतने ही टाइम तक उन दोनों से भी गया होगा। हमने कहा सीरीज में सेम गया होगा। कह रहा है उसमें कितना जिंक और उसमें कितना कॉपर चिपका, उसमें कितना कॉपर और उसमें कितना जिंक चिपका होगा, ये बताओ। अब इसमें क्या है, करंट तीनों में सेम गया है। जब करंट तीनों में सेम जाता है तो मास डिपेंड करता है मास नंबर अपॉन एन पे, याद है? अरे बोलो जी। तो लिखना पड़ेगा स्टेप मार्किंग से। इसके बाद ये पहला चंक है भाई जो मैंने सॉल्व किया, सेकंड में मैं लिखूंगा as all the 3 cells are in series, so Q is same, चार्ज सेम है, तो मास प्रोपोर्शनल टू A by N, इसे बोलते हैं इक्विवेलेंट मास। क्या बोलते हैं? ये मुझे ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल में एक साइंटिस्ट था फेराडे, सुना है फेराडे? उसी का तो है लॉ। उसने एक दूसरा लॉ भी दिया था। उसका पहला लॉ था m इज इक्वल टू जेड आई टी। उसका दूसरा लॉ ये था कि अगर 2 4 5 सेल सीरीज में हो ना तो जो मास डिपॉजिट होता है वो डिपेंड करता है उनके इक्विवेलेंट मास पे। किस पे? इस A अपॉन N को E कहते हैं, E इक्विवेलेंट मास। क्या? तो भैया फराडे ने पहले से इसका लॉ दिया हुआ है। हाँ, फराडे ने बताया हुआ है दूसरे लॉ में कि अगर 3 सेल सीरीज में होते हैं तो मास जो है वो डिपेंड करता है इक्विवेलेंट मास पे, यानी m1 बाय m2 इज इक्वल टू E1 बाय E2। ये जो E1 है यही है A बाय N, समझ रहे हो? तो ये फॉर्मूला उसने पहले से दिया हुआ है कि अगर 2 सेल सीरीज में है, 2 सेल सीरीज में है तो जो मास दोनों पे डिपॉजिट होगा वो उनके इक्विवेलेंट मास के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है भाई, किसके प्रोपोर्शनल होगा? तो मैं बिल्कुल बेसिक लिखता हूं भाई, ये रेशियो लिखूंगा तुम कंफ्यूज जाओगे। मास जो चिपकेगा डिपेंड करता है ई पे, सही है? और कितने सेल है यहाँ पे? 3। तो मैंने पहले क्या किया, मैंने कहा सिल्वर की जानकारी है मेरे पास, सिल्वर का कितना मास गया वो है, तो सिल्वर और जिंक को उठाते हैं, दोनों को, इन दोनों को पेयर करते हैं। इधर मास ऑफ सिल्वर, सारे यहां देखेंगे, यहां पहले किसका कॉपर लिखूं, जिंक। मास ऑफ जिंक इज इक्वल टू ए ऑफ जिंक अपॉन एन ऑफ जिंक, मानते हो? प्रोपोर्शनल, मानते हो? ऐसे ही मास ऑफ Ag प्रोपोर्शनल टू A ऑफ Ag अपॉन, दोनों को डिवाइड कर दूंगा, अगर प्रोपोर्शनल तो हो जाते हैं डिवाइड, तो क्या आ जाएगा बताओ? बताओ क्या आएगा? वैल्यू पुट कर दो। मास ऑफ जिंक को मास ऑफ जिंक रखो, मास ऑफ Ag की वैल्यू इज इक्वल टू जिंक का मास नंबर, जिंक का मास नंबर 63 कॉपर का होता है भाई, 65, वो डेसिमल नहीं ले सकते हम,
मास नंबर लेना है, प्रॉपर नंबर 65। पेपर में बोर्ड में गिवन होगा, घबराओ मत, कुछ याद नहीं करना तुम्हें, ये गिवन होता है। तो इधर देखो, मास नंबर जिंक का 65 अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है, अपॉन में एजी का मास नंबर कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, मास ऑफ जिंक अपॉन 1.45 इज इक्वल टू 65 अपॉन 108 इंटू 2। क्या मैं 1.45 को ऊपर ले जाऊंगा और मास ऑफ जिंक आ जाएगा? ये मुश्किल था। मैंने किन दोनों सेल को उठाया, जिंक वाले और सिल्वर वाले को। क्यों? क्योंकि सिल्वर वाले की वैल्यू मुझे पता है। अभी मेरे को कॉपर का भी निकालना है। क्या करूंगा? तीसरा हिस्सा, मास ऑफ कॉपर डिपेंड्स अपॉन ए ऑफ कॉपर अपॉन एन ऑफ कॉपर, और नीचे मास ऑफ सिल्वर ए ऑफ सिल्वर अपॉन, सही है, डिवाइड कर दो, मास ऑफ कॉपर अपॉन सिल्वर का मास इज इक्वल टू कॉपर का मास नंबर 65 नहीं होता, अपॉन कॉपर में कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है, होल अपॉन सिल्वर का अपॉन, आ रहा है क्या? तो मास ऑफ कॉपर क्या आ जाएगा, कितना, 63 बाय 200 इंटू 1 ग्राम। निकाल लोगे? कॉपर का मास आ गया, जिंक का मास आ गया, टाइम भी आया कि नहीं आया? पहले ये करना है, दूसरा है, तीसरा ये। स्टेप मार्किंग में तभी नंबर मिलेंगे जब हम ऐसे करेंगे, और किसी केस में नंबर नहीं है भाई। अब ये पूछो भैया इस पार्ट में नहीं आया समझ में, उस पार्ट में नहीं आया, जो बोलोगे। सबसे पहले मैंने जिसकी जानकारी दी है उसमें m इज इक्वल टू ZIT लगा दिया। Z का फॉर्मूला होता है A बाय NF। मास दे रखा था, मास नंबर 108, इलेक्ट्रॉन का लेन देन 1, F की वैल्यू, करंट और टाइम निकल गया। तो T निकालना तो बड़ा सिंपल है, 1.5 नंबर यूं ही मिल गए। उसके बाद फैराडे का दूसरा लॉ लगाया कि मास डिपॉजिटेड डिपेंड्स अपॉन A अपॉन N इन केस ऑफ सीरीज कनेक्शन। तो सीरीज में A बाय N कर दिया कैलकुलेट। मास A बाय N पे डिपेंड करता है सीरीज में, तो मास ऑफ जिंक अपॉन मास ऑफ Ag इज इक्वल टू A बाय N ऑफ जिंक अपॉन A बाय N ऑफ Ag। वैल्यूज पुट करी, अपने आप मास ऑफ जिंक डिपॉजिट आ गया। सेम कॉपर के साथ किया। मुश्किल है, इसको करने का एक लंबा तरीका भी है, वो बहुत लेंदी है, बहुत कैलकुलेटिव है। ये भी लेंदी है, लेकिन यकीन मानो इसमें कैलकुलेशन एक यहां पे होगी, एक यहां पे होगी और एक यहां, 3 कैलकुलेशन है। जो दूसरा तरीका है वो भाई यूनिटरी मेथड है, वो कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन चलती है उसमें। किया है? एक टॉपिक को ध्यान सुनो, ये टॉपिक कहता है, इसी की बात आपको इसका लेक्चर भेजा गया होगा, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी। इन सब में से रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस फिजिक्स में काम आती है, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस केमिस्ट्री में काम आती है। कंडक्टिविटी को हम अलग सिंबल देते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में, और रेजिस्टिविटी को अलग सिंबल देते हैं। तो जैसे रेजिस्टिविटी को रो कहते हैं, R इज इक्वल टू रो एल बाई, सुना है? R इज इक्वल टू, किसने सुना है पहले? सुना है? वहां पे रो होता है रेजिस्टिविटी। ऐसे ही रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी। क्या होता है? यहां पर जो अंदर बात चल रही है वो चल रही है कि जब करंट चलता है कंडक्टर में, तो कंडक्टर करंट को अपोज करता है। कंडक्टर नहीं चाहता करंट फ्लो करे, तो कंडक्टर अपोज करने के लिए रुकावट पैदा करता है, उस रुकावट को रेजिस्टेंस कहते हैं। उसको डिनोट करते हैं R से। किससे? फॉर्मूला होता है रो एल बाय, और यूनिट होता है ओम। हमें रेजिस्टेंस से कोई दिक्कत, हमारे सिलेबस में इतना रोल भी नहीं है उसका, ठीक है, कोई दिक्कत? अब सुन लो एक बात ध्यान से, R इज इक्वल टू रो एल बाय, बढ़िया है। इस L बाय A को सेल कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कांस्टेंट। तो R इज इक्वल टू रो इनटू सेल कांस्टेंट। केमिस्ट्री में हम L अपॉन A, लेंथ अपॉन एरिया को
सेल कांस्टेंट के नाम से डिनोट करते हैं। तो सेल कांस्टेंट यहां आ जाता है तो R हो जाता है रेजिस्टिविटी इनटू सेल कांस्टेंट। सही है भाई। अब रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस। सुनना, इसको ध्यान से देखना, फॉर्मूले को घूरना। रेजिस्टिविटी की बात पहले कर लेते हैं। चलो, रेजिस्टिविटी को रो से डिनोट करते हैं, लिख दिया यहां पे मैंने रो। और कहा जाता है कि R इज इक्वल टू रो एल बाई ए में अगर रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना है तो कहते हैं रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस व्हेन लेंथ एंड एरिया आर, व्हेन लेंथ एंड एरिया आर, लेंथ ऑफ कंडक्टर 1 सेंटीमीटर और एरिया इज 1 सेंटीमीटर, या फिर लेंथ हो जाएगी 1 मीटर और एरिया 1 मीटर। तो जब लेंथ और एरिया 1 1 हो जाएंगे तो रेजिस्टिविटी किसके इक्वल हो जाएगी? इससे बन जाती है डेफिनेशन। रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन कभी नहीं देखी मैंने आज तक केमिस्ट्री में, पर फिर भी टॉपिक है इसलिए करा रहे हैं, कब आ जाए नहीं पता। रेजिस्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस। Resistivity is defined as the of a conductor when the length of the conductor is 1 meter centimeter and area is centimeter square या मीटर स्क्वायर। सही है भाई। अच्छा, अब इस रो को रेजिस्टिविटी कहते हैं। ये होता है सेल कांस्टेंट। क्या होता है? तो R इज इक्वल टू रो इनटू सेल कांस्टेंट। तो यहां पर रो क्या आ जाएगा? R अपॉन, ये भी एक फॉर्मूला है जो कभी काम नहीं आता, फिर भी बता रहा हूं। हमें यूनिट्स याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। क्या होता है? बता देता हूं, यहां पे लिख भी देता हूं, इसी में लिख देता हूं। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। सेल कांस्टेंट का यूनिट होता है मीटर इनवर्स। क्या? और रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर। ओम तो तीनों के यूनिट, ये फिजिक्स का पार्ट है सारा, 10th फिजिक्स का। रेजिस्टेंस ओम में होता है, सेल कांस्टेंट मीटर इनवर्स और रेजिस्टिविटी ओम मीटर। ये तीनों के एसआई यूनिट है, पता होने चाहिए। हमें इस चैप्टर में रेजिस्टिविटी से काम नहीं लेना, इसके उल्टे से लेना है। किससे? कंडक्टिविटी से। किससे? कंडक्टिविटी से। तो हमारा काम दो ही बंदों से है, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। तो ये कहता है कि कंडक्टेंस को G से डिनोट करते हैं, कंडक्टेंस को G से डिनोट करते हैं। और ये होता क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इतना ही, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अगर R का SI यूनिट ओम था तो G होता है 1/R। इसका यूनिट ओम है तो इसका क्या होगा? ओम इनवर्स भी होता है, MHO मो भी होता है और साइमन भी होता है। क्या होता है? तो ये 3 यूनिट है भाई। इधर इधर कंडक्टेंस के 3 यूनिट होते हैं, ओम इनवर्स और MHO और 3 यूनिट होते हैं कंडक्टेंस के। और कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? G इज इक्वल टू 1/R। रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस। इसमें भी बस यही याद रखना है, G इक्वल 1/R और इसके SI यूनिट ओम इनवर्स, MHO और साइमन। मेन जब आएगा तो इनका रिलेशन आएगा, पर उससे पहले कंडक्टिविटी भी पढ़ लेते हैं। कंडक्टिविटी क्या होता है? रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी। अब सोचो, रेजिस्टिविटी का उल्टा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज, इसका एक निकनेम होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। केमिस्ट्री में रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी को स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं। तो कंडक्टिविटी भी बोलेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी। अब सुनो जरा, कंडक्टिविटी भी बोलेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलेंगे। और सिंबल क्या होता है इसका? इसका सिंबल होता है ऐसा, कापा। क्या कहते हैं इसे? इसका सिंबल होता है कापा। कंडक्टिविटी को कापा से डिनोट करते हैं, फिजिक्स में सिग्मा से करते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में कंडक्टिविटी होता है कापा। क्या होता है? तो इसके 2 नाम है भाई, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक। इतनी सारी कंडक्टिविटी आने वाली है इस चैप्टर में अभी,
आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि कापा क्या है, इसीलिए पहले बताता हूं। अगर आपको कहीं पर सिर्फ कंडक्टिविटी दिख जाए या एक स्पेसिफिक वर्ड दिख जाए, स्पेसिफिक वर्ड लिखा है स्पेसिफिक, इफ देर इज स्पेसिफिक रिटर्न एंड, या फिर स्पेसिफिक नहीं लिखा, बस कंडक्टिविटी लिखा है, अकेला कंडक्टिविटी हो या किसी के साथ भी स्पेसिफिक लिखा हो, कापा की बात हो रही है। ठीक है भैया, स्पेसिफिक के साथ कंडक्टिविटी लिखा हो कापा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कापा, सिर्फ कंडक्टिविटी कापा। कंडक्टिविटी तो कापा ही होता है, स्पेसिफिक वर्ड का जो भी लगा होता है वो भी, तो दो तीन नाम है इसके, तो कंफ्यूज मत होना। अगर स्पेसिफिक वर्ड लिखा है तो भी कापा, कंडक्टिविटी लिखा है तो भी, और ये जो कंडक्टिविटी है कापा, ये होता है रेजिस्टिविटी का उल्टा। किसका उल्टा? 1/ρ। 1/ρ। इस गरीब रो का यूनिट था ओम मीटर। क्या था? ऊपर आने के बाद कापा का यूनिट क्या होगा? ओम इनवर्स। और हमें पता है कि ओम इनवर्स को मो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मो मीटर इनवर्स। और ओम इनवर्स को साइमन भी कहते हैं। साइमन 3 यूनिट होते हैं। ये मेन है इस चैप्टर का, मेन भाई कौन है? ये कापा। कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी इस चैप्टर का मेन बंदा है। इसके एसआई यूनिट क्या है? ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, मो मीटर इनवर्स, साइमन मीटर इनवर्स। ठीक है, मीटर क्या सेंटीमीटर भी हो सकता है, बताना। तो ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, मो का सिंबल उल्टा होता है, मो मीटर इनवर्स और साइमन मीटर इनवर्स। सही है। अब आता है मेन फॉर्मूला, बोलेंगे साथ में। R इज इक्वल टू रो L बाय, सबको पता है इसे बोलते हैं, तो R इज इक्वल टू रो इनटू, बहुत बढ़िया जा रहे हो बच्चों, बहुत बढ़िया। इस रो को इधर ले आऊं R के नीचे, और R को इधर ले आता हूं रो के नीचे, तो इधर क्या हो जाएगा? 1/, इंटू, समझ रहे हो? मैं रो को नीचे ले आया, R को इधर नीचे ले गया। 1/, रेजिस्टिविटी होता है कंडक्टिविटी, 1/ रेजिस्टेंस होता है कंडक्टेंस, इंटू, ये है भाई फॉर्मूला इस चैप्टर का, सबसे पहला वो फॉर्मूला जो कंडक्टिविटी में तुम्हारे काम आएगा। मेन फॉर्मूला, कापा इज इक्वल टू जी इंटू सेल कांस्टेंट। इससे पहले जो थे गए भाई बेकार, आपको ये आना चाहिए, कापा इज इक्वल टू जी इंटू सेल कांस्टेंट। अगर मैं इसके फॉर्मूले तुम्हें एक्सप्लेन करूं तो बहुत सिंपल तरीके से करूंगा भाई। इसी फॉर्मूले से सारे गेम चल जाएंगे आपके। कैसे? जी के बारे में क्या क्या पता है? जी 1/r होता है, कभी r की जरूरत होगी तो 1/r पुट कर दूंगा, कभी जरूरत हो, अरे बोलो। या फिर कई बार ना बच्चे कहते हैं ये याद करा दो, तो कापा इज इक्वल टू, ऐसा भी गेम चलता है। ठीक है, वैसे जी 1/r होता है। जी का ऐसा यूनिट क्या होता है? सही है। कंडक्टेंस कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? सेल कांस्टेंट। L/A यूनिट, और अगर SI यूनिट से हटते हो तो कापा। वन बाय रो यूनिट, और कहते क्या है इसे? या फिर अगर हमें इतना पता है तो हम इस फॉर्मूले को कर लेंगे जो भी छेड़छाड़ करनी है। वैसे इसका एक वर्जन और होता है, यहाँ लिख दिया मैंने, कापा इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपॉन आर। ठीक है, तो वो भी यूज होता है, वो भी यूज होता है, ज्यादातर यूज होता है, कभी कभी ये यूज होता है। तो कापा से रिलेटेड फॉर्मूला एक ही है, एक ही लगाना है, एक ही करना है। लेकिन
कंडक्टिविटी के दो प्रकार और भी होते हैं, दो प्रकार और भी होते हैं। उनके फॉर्मूले बड़े सिंपल है। कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ, सही है। लेकिन कभी भी केमिस्ट्री बोलती नहीं है फॉर्मूला लिखने के लिए, यूनिट लिखने के लिए, लिखना पड़ता है। आंसर की में लिखा था, आधा नंबर मिला, आधा नहीं मिला। इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ, कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस। अभी मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? कंडक्टिविटी तो कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी उसका एक स्पेशल टाइप है कि अगर मैंने एक बीकर में 1 मोलर सॉल्यूशन लिया, कितना, या 1 मोल सॉल्यूशन ले लिया, एक बीकर है उसके अंदर पानी है, मैंने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, 1 मोल, तो उस पूरे सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी होगी, कुछ कंडक्टेंस होगी, कंडक्ट करेगा बिजली को। तो 1 मोल आयंस की जो कंडक्टिविटी होती है उसे कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी। क्या कहते हैं? मोलर कंडक्टिविटी। आपने बीकर के अंदर पानी लिया बहुत सारा और आयंस लिए बस 1 मोल, कितने? 1 मोल आयंस की कंडक्टिविटी कहलाती है मोलर। उसको डिनोट कापा से नहीं करते, कापा तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, कंडक्टिविटी है, ये मोलर कंडक्टिविटी है। इसको डिनोट करते हैं ऐसे, इसको केमिस्ट्री में लैम्डा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैम्डा। तो अगर वो यहां से ऐसे ऐसे कर दे तो भी ठीक है, अकेला ऐसे बनाए तो भी ठीक है, समझ रहे हो? इसे लैम्डा एम कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? कापा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी। क्या ये एम क्या है? मोलैरिटी। के तो बताइए, कापा तो बताइए, वही स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। तो कापा इंटू 1000 बाय एम आ जाता है मोलर कंडक्टिविटी। क्या आ जाता है? इसका एसआई यूनिट क्या होता है? साइमन सेंटी या मीटर में आ जाओ, साइमन मीटर स्क्वायर पर। इसका और इसका एसआई यूनिट कंबाइन किया, 1000 का तो होता नहीं है, तो निकल के आ गया इसका एसआई यूनिट साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ऐसा यूनिट होता है इसका। अभी तक 2 फॉर्मूले मेजर चले। इससे पहले था कापा इज इक्वल टू जी इंटू सेल कॉन्स्टेंट, कापा कंडक्टिविटी इज इक्वल टू जी इंटू, दूसरा मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी। ठीक है, ऐसे ही आखिरी कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। यह है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। यहां 1 मोल आयंस नहीं लेंगे, 1 ग्राम इक्विवेलेंट आयंस लेंगे। क्या लेंगे? मोल अलग होता है, ग्राम इक्विवेलेंट। तो यहां पर हमने 1 मोल आयन नहीं लिए, 1 ग्राम इक्विवेलेंट आयन लिए, वो मात्रा थोड़ी अलग होती है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट आयन लिए, पानी में मिलाया, बिजली पास करी, कंडक्टेंस चेक करा, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट आयंस की जो कंडक्टिविटी है, क्या लिखा है? कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व्ड इन अ पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ, इसे बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। डिनोट करते हैं लैम्डा EQ से। इक्विवेलेंट, इसका फॉर्मूला सेम है, कापा इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी। ठीक है, नॉर्मेलिटी निकालने की नौबत नहीं आती, हम मोलैरिटी से नॉर्मेलिटी निकाल लेते हैं। मोलैरिटी को n फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, नॉर्मेलिटी आ जाती है। वो आएगी तो बता दूंगा, अभी के लिए फॉर्मूला है बस। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होता है कापा इंटू 1000 बाय n नॉर्मेलिटी, और मोलर कंडक्टिविटी कापा इंटू 1000 बाय m मोलैरिटी। ठीक है, इसका भी ऐसा यूनिट होता है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर पर मोल था वो, और ये क्या है? पर। तो इसका ऐसा यूनिट होता है साइमन मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। तीन फॉर्मूले देखे आपने, कितने? अगर तीनों फॉर्मूले को लिखें, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस इज इक्वल टू जी इंटू, सही है, इसी का एक वर्जन और देखा था, कापा इज इक्वल टू, सहमत हो इस बात से? कापा क्या है याद रखना, हमेशा गलती मत करना। जी कंडक्टेंस, आर रेजिस्टेंस, कापा कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक। फिर आता है मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला,
कापा इंटू 1000 बाय, और एक और आता है इक्विवेलेंट का, चार फॉर्मूले हैं। इसमें जो जो कैरेक्टर्स हैं, अगर आपको उनके बारे में पता है, उनका एसआई यूनिट पता है, फिर जानकारी अच्छी है। बाकी तो फॉर्मूले से काम है। हमें अगर सबके बारे में पता है, सबके एसआई यूनिट पता है, डेफिनेशन किस किस की आनी चाहिए आपको? कंडक्टिविटी की, सेल कांस्टेंट की, मोलर कंडक्टिविटी की, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की। अगर मुझे इनकी डेफिनेशन आती है, बाकी हर क्वांटिटी का एसआई यूनिट पता है, हो गया काम। कोई परेशानी नहीं आएगी न्यूमेरिकल करने में। एसआई यूनिट याद है तुम्हें? इसका क्या होता है? ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, या फिर साइमन मीटर इनवर्स। ठीक है, क्वेश्चन आया, फॉर्मूला में पता है, बिल्कुल एक्टिव दिमाग से बोला हमने। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ इतना मोल पर लीटर NaOH। ये क्या दे रखा है यार? ये क्या है? मोल पर लीटर में मोलैरिटी होती है 0. मोल पर लीटर। ध्यान से, अभी कॉपी मत करना, अगला क्वेश्चन को ट्राई करना। ये देख लो, सॉल्यूशन ऑफ डायमीटर कितना है? अगर डायमीटर 1 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा? सही है, अच्छा, ये भी नोट कर लिया। और लेंथ दे रखी है 50 सेंटीमीटर, नोट कर लिया। इज इतना ओम, क्या है ये? इलेक्ट्रिकल, स्टार्टिंग में बोला ना उसने, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इतने एरिया, इतने लेंथ के जो सेल था, उसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कितने ओम है? 5.55 इंटू 10 की पावर 3 है। 10 की पावर 3 आएगा, 10 की पावर 3 ओम। तो हमने आर की वैल्यू भी नोट कर ली, कैपिटल आर रेजिस्टेंस। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। क्या क्या निकालना है देखते हैं यार। रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। बच्चा अगर सिंक में सोचे, अगर रेजिस्टिविटी आ गई तो उसका रेसिप्रोकल करके कंडक्टिविटी आ जाएगी। कंडक्टिविटी आ गई तो K इंटू 1000 बाय M से मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। मतलब मेन एम क्या है? और R दे रखा है, क्या दे रखा है? R इज इक्वल टू रो एल बाय, तो R कितना है भाई? 5.55 10 की पावर रो, L क्या है? लेंथ 50 सेंटीमीटर, मीटर में कर दिया। और एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। पाई एरिया क्या होता है? पाई आर। तो पाई इंटू आर की वैल्यू बाय 100, मीटर में करूंगा ना। अब इसको सॉल्व करूंगा तो रो निकल के आएगा। शांति से मल्टीप्लाई करते हैं। पाई इंटू 0.5 इंटू 0.5, 100 इज इक्वल टू रो इंटू 50 बाय 100। कटिंग करनी है बहुत आराम से। ये 50 बाय 100 पे 1/2 आएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा। 10 की पावर 3 से 3 0 हट जाएंगे। 0.5 इंटू 0.5, 5.55 इंटू पाई इंटू 0.25, और ये 2 भी तो ऊपर आएगा, इंटू 2 अपॉन में 10 भी है क्या? 1 10 बच गया था, 0 इज इक्वल टू रो। ये आएगी रेजिस्टिविटी। सेंटीमीटर में कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। कर सकते हैं, पर फिर आंसर सारा यूनिट सेंटीमीटर में आएगा। सब बदल जाएगा, जहां जहां मीटर होता है वहां सेंटीमीटर हो जाएगा यूनिट में। सेंटीमीटर में करो कोई दिक्कत नहीं है, वो 100 इतना परेशान करता नहीं है बाद में,
वो कट जाता है लास्ट में, तो रेजिस्टिविटी इतनी आ जाएगी। इसका एग्जैक्ट उल्टा कर दूंगा तो कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी के लैम्डा टाइम निकालने के लिए क्या हो जाएगा, K इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। ये रही, आ जाएगा आंसर। मुश्किल है ना? श्योर? देख लो, मुश्किल है।